हेलो फ्रेंड्स, आई एम फ्रॉम द इनफ फ्रेंड्स। आज हम बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर का ग्लोबलाइजेशन के कुछ टॉपिक करने जा रहे हैं। मैंने चैप्टर्स पूरे करवा दिए हैं, 1 से लेकर 6 तक के जो चैप्टर्स वो करवा दिए हैं। आज हम कुछ टॉपिक करते हैं जो इंपॉर्टेंस है टॉपिक है और उनके बेस पे कई बार टिप्पणी या क्वेश्चन बन जाते हैं, वो करते हैं। आज का टॉपिक हमारा फ्रेंड्स है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसको हम एफडीआई भी शॉर्ट में कहते हैं, एफडीआई। ठीक है। एफडीआई नॉर्मली यार अगर कोई भी जो विदेशी कंपनी या दूसरे देश की कंपनी है आकर किसी देश में निवेश करती है वो एफडीआई कहलाता है, एकदम सिंपल भाषा में। ठीक है। कोई दूसरी कंपनी, दूसरे जगह की कंपनी, विदेश की कंपनी आकर आपके देश में निवेश करी, वो एफडीआई कहलाता है, वो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहलाता है। ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाता है, नॉर्मल सी बात है। तो एफडीआई की जरूरत वाला टॉपिक हमें जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक के बेस पे कई बार क्वेश्चंस बन जाते हैं आपके सोल के अंदर में, और आपके एग्जाम भी संडे को होंगे, तो उसके बेस पे ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक। और जो भी फ्रेंड्स ये टॉपिक है इंपॉर्टेंट, वो सारा मैं करवा दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कौन कौन से टॉपिक आपको नहीं आ रहे हैं। ठीक है। पहले हम फटाफट एफडीआई करते हैं। तो एफडीआई का नॉर्मली फ्रेंड्स जो क्या होता है कि जो भी विदेश की कंपनी कोई भी आकर निवेश करती है वो एफडीआई कहलाता है। ठीक है। एफडीआई का निवेश करने का एक मतलब तरीका भी होता है कि किस तरीके से निवेश करे। तो कहता है कि मतलब जो एफडीआई विदेशी निवेशक होते हैं ना, विदेशी निवेशक, या फिर वो किसी कंपनी में 10% का हिस्सेदारी ले ले। ठीक है। अगर मान लो एफडीआई किससे हम कह सकते हैं, एफडीआई होता क्या है अगर कहें, क्या कोई कंपनी है उसके अंदर में कोई विदेश का व्यक्ति, विदेशी कंपनी उस कंपनी के अंदर में 10% की हिस्सेदारी ले लेता है, उनके शेयर्स खरीद लेता है, 10% शेयर खरीद लेता है, तो भी वो एफडीआई कहलाता है। ठीक है। या फिर वो खुद की एक नई कंपनी स्टैब्लिश कर दे तो भी वो एफडीआई कहलाता है। ठीक है। खुद की एक नई कंपनी स्टैब्लिश कर दे तो भी एफडीआई कहलाता है। या फिर उस कंपनी का ना मताधिकार, जो वोटिंग का मतलब मताधिकार होता है ना, जो शेयर्स होते हैं, मताधिकार होते हैं, वो उस पर स्वामित्व कर दे, मतलब अधिकार ले ले, उस पर अधिग्रहण कर ले, तो भी एफडीआई कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स। एफडीआई होता क्या है, अगर कोई कंपनी 10% किसी कंपनी का शेयर खरीद ले, विदेशी कंपनी, तो एफडीआई होता है। या फिर उसके मताधिकार ले ले तो एफडीआई होता है। ये खुद की एक नई कंपनी शुरू करे किसी जगह पे, किसी देश में, दूसरे देश में, तो एफडीआई होता है। ये 3 चीजें मतलब ये नॉर्मली एफडीआई 2 तरह के होते हैं। ठीक है। एफडीआई टोटली 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से एफडीआई होते हैं आप हम वो बात करते हैं। एफडीआई होता है, एक होता है ग्रीन फील्ड एफडीआई। ठीक है। जिसे हम कहते हैं, एक को कहते हैं ग्रीन फील्ड एफडीआई, ग्रीनफील्ड एफडीआई। ठीक है। ग्रीनफील्ड निवेश, सॉरी फ्रेंड्स, ग्रीनफील्ड निवेश। एफडीआई 2 तरह के होते हैं, ग्रीनफील्ड निवेश और पोर्टफोलियो निवेश। ठीक है। पोर्टफोलियो निवेश एफडीआई 2 तरह के होते हैं टोटली, ग्रीन फील्ड निवेश और पोर्टफोलियो निवेश। ग्रीन फील्ड निवेश क्या होता है, जब कोई नई कंपनी बनती है ना, कोई नई कंपनी बनती है, नई कंपनी की शुरुआत होती है, तो वो ग्रीन फील्ड निवेश कहलाती है। ठीक है। जो नई कंपनी बनी, नई कंपनी के बेस पे कर रहे हैं, तो ग्रीन फील्ड निवेश कहलाती है। वही जब ना कोई पुरानी कंपनी, मतलब किसी कंपनी में शेयर्स खरीदे गए, सपोज करो जैसे मैंने कहा था 10% का शेयर खरीद ले, या फिर उसका मताधिकार हासिल कर ले, अधिग्रहण कर ले, तब वो पोर्टफोलियो निवेश कहलाता है। तो ये 2 तरह के एफडीआई होते हैं जो हम आज के समय में देखने के लिए मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया आपको एफडीआई। आप जो क्वेश्चंस करोगे, सबसे पहले अगर कोई भी एफडीआई से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, कोई भी आपको एफडीआई से रिलेटेड क्वेश्चन दिखा, सबसे पहले अपना एफडीआई होता है क्या वो बताओगे। कोई भी विदेशी कंपनी द्वारा, दूसरे देश की कंपनी द्वारा किसी देश में किया गया निवेश एफडीआई कहलाता है। एफडीआई के मैंने बताया तरीके, 10% निवेश, या फिर उस कंपनी में उसके शेयर्स को हिस्सेदारी, या फिर उसके मताधिकार, या फिर अधिग्रहण, या फिर नई कंपनी का स्थापना, ये 3-4 चीजें हो सकती है। एफडीआई 2 तरह की होती है, ग्रीनफील्ड निवेश और पोर्टफोलियो निवेश। ग्रीनफील्ड निवेश क्या होता है, तो नई कंपनी का स्थापना, और पोर्टफोलियो निवेश क्या होता है, 10% की हिस्सेदारी या फिर अधिग्रहण। ठीक है। इस तरह की चीजें पोर्टफोलियो निवेश में आती हैं। आपको समझ में आया फ्रेंड्स? अगर समझ में आ रहा है फटाफट यार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे, अपने फ्रेंड्स को ही बताएं। और जो भी, क्योंकि मैं आपको जो भी डाउट्स हैं आपके ग्लोबलाइजेशन चैप्टर में सारा मैं करवाने वाला हूँ। ठीक है। आगे करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर में, एफडीआई के अंदर में सबसे मेन चीज आता है इसके मेरिट और डीमेरिट्स, गुण और अवगुण, जिसे हम कहते हैं हिंदी में गुण और अवगुण। ठीक है। गुण और अवगुण ये मेन है, इंपॉर्टेंट सबसे मेन यही है। गुण और अवगुण भी आप पूछा जाता है इसके अंदर में कि गुण क्या है, अवगुण क्या है। क्वेश्चन बहुत छोटा है, गुण और अवगुण क्या है। आपको माइंडसेट इस तरह से करने वाला हूं गुण को लेकर कि आपको कभी नहीं भूलने वाले हो। ठीक है। गुण कभी नहीं भूलोगे, गुण अगर पूछ लिया जाए कभी नहीं भूलने वाले हो, आई होप सो कभी नहीं भूलोगे। अब हम गुण की बात करते हैं कि एफडीआई के फायदे क्या है, गुण क्या है, लाभ क्या है एफडीआई के। ठीक है। एफडीआई का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है कि भाई जो मतलब जिस देश में किया जा रहा है, सपोज करो कोई मेरे घर में आकर बहुत सारे पैसा लगा रहा है मेरे घर में, ये वो ठीक है, पूरा एकदम रेनोवेट करवा रहा है, तो मतलब क्या होगा, मेरे घर की भाई शान शौकत बढ़ेगी। मतलब क्या होगा, आर्थिक विकास। सबसे पहला पॉइंट आता है भाई एफडीआई का, सबसे पहला पॉइंट आता है आर्थिक विकास। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट हम क्या डालते हैं, आर्थिक विकास। आर्थिक विकास
सबसे पहला चीज आता है भाई एफडीआई का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, आर्थिक विकास होता है भाई। आर्थिक विकास सबसे मेन चीज है, ठीक है। आर्थिक विकास के बाद फ्रेंड्स अगर हम एफडीआई के बारे में बात करें तो आर्थिक विकास मतलब भाई कोई भी निवेश करेगा तो नॉर्मल सी बात है आर्थिक विकास होगा। दूसरी चीज अगर इसके अंदर बात करते हैं फ्रेंड्स, तो पहला चीज तो आर्थिक विकास, दूसरा चीज अगर इसके अंदर बात करूं तो आता है तकनीकी स्थानांतरण। भाई तकनीक का भी विकास होता है, तकनीकों का भी ना विकास होता है भाई, तकनीकों का भी क्या होता है, विकास होता है। अगर मान लो कोई कंपनी आई हमारे देश में और कंपनी आने के बाद वो लगाई, फैक्ट्री लगाई, फैक्ट्री लगाने के बाद जो काम मतलब जो भी मशीनें लाई है तो उससे हमारा फायदा, और हमें पता चला अच्छा इस तरह की मशीन होती है तो हम भी उसके ऊपर वर्क करते हैं, उसके हिसाब से हमें भी नॉलेज मिलता है, आइडिया मिलता है। तो क्या होता है, तकनीक का भी विकास हो रहा होता है एफडीआई के थ्रू, ठीक है। जो विदेश की कंपनी आकर हमारी कंपनी विदेश में इन्वेस्ट करती हैं तो ठीक है। अगर इसके बाद हम बात करते हैं तो स्थानीय आगत बाजार में प्रतिस्पर्धा, भाई जो वहाँ की लोकल मार्केट होती है ना, लोकल मार्केट जो स्थानीय बाजार होता है, लोकल मार्केट होता है, उसमें भी क्या होता है, प्रतिस्पर्धा, कॉम्पिटिशन देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है कहाँ पर, तो लोकल मार्केट में, ठीक है। एल फॉर लोकल, एम फॉर मार्केट, स्थानीय मार्केट में, ठीक है। अब फ्रेंड्स में ज्यादा वो बड़े बड़े नहीं लिख रहा, मतलब छोटे समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। स्थानीय आयात बाजार, लोकल इनपुट मार्केट, ठीक है, जिसे लोकल इनपुट मार्केट कहते हैं, LIM, ठीक है, LIM, लोकल इनपुट मार्केट, स्थानीय आयात बाजार, ठीक है, आगत बाजार। तो इसमें भी ना फायदा होता है। अगर मान लो विदेशी कंपनियां आई तो हमारे जो देश की कंपनियां वो देखती है, अच्छा विदेश की कंपनियां इन्होंने ये कर रही हैं तो हमें भी उसके हिसाब से वर्क करना चाहिए। तो इसके हिसाब से क्या करते हैं, हमारी जो देश की कंपनियां होती है ना वो भी एक्शन लेती है और वो भी प्रतिस्पर्धा में ना वो भी नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करती है। तो इस तरह से क्या होता है, प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, ठीक है, जिससे हमें अच्छे प्रोडक्ट मिलते हैं, जो भी चीज़ें होती है वो सामने हमें करना पड़ता है, ठीक है। ये तरह फ्रेंड थोड़ा स्लाइड ऊपर कर लेता हूँ, देखो। इसके बाद जो अगला पॉइंट इसके अंदर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इसके अंदर में आता है कि मानव संसाधन में रोजगार प्रशिक्षण द्वारा उन्नत बनाना। भाई रोजगार प्रशिक्षण मतलब जो मानव जो संसाधन है ना, मानव संसाधन जैसे मैं आप तुम जो भी हो ना, इंसानों क्या होता है, रोजगार और प्रशिक्षण दिया जाता है भाई, मतलब उनको ना उन्नत बनाया जाता है रोजगार और प्रशिक्षण के द्वारा, ठीक है। और रोजगार और प्रशिक्षण, प्रशिक्षण मतलब सिखाना, ठीक है, मतलब किसी चीज को ट्रेन करना, ठीक है, प्रशिक्षण, प्रशिक्षण, ठीक है, प्रशिक्षण, रोजगार और प्रशिक्षण द्वारा क्या होता है, उसे उन्नत बनाना। मतलब अब मान लो कोई कंपनी में एफडीआई आया, कोई विदेशी कंपनी आई अब भारत के अंदर में, तो मैंने उस कंपनी में भाई ज्वाइन किया, काम करने लगा। अब कंपनी के अंदर ज्वाइन करने के कारण क्या हुआ कि भाई मुझे कंपनी के अंदर में काम कैसे करना था ये तो मुझे पता नहीं था कि भाई मैंने इंडियन कंपनी में काम किया है पर विदेशी कंपनी में काम मैंने नहीं किया, तो मुझे आइडिया नहीं था कि कैसे काम करूँ। तो जब वहाँ पर गया तो मैंने काम सीखा, तो उसके बेस पर मैं कहीं भी काम कर सकता हूँ। तो ये क्या हुआ, हमारी जो मानव स्किल था, ह्यूमन स्किल था, उसको क्या किया उसने, मतलब प्रशिक्षण दिया, उसने ट्रेनिंग दी और वो बढ़ा, ठीक है। तो एफडीआई का ये भी एक फायदा होता है। आपके फ्रेंड्स मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूँ, ये आपके सारे बुक में लिखा हुआ है। पेज नंबर आपको बताऊँ तो 12 पेज नंबर पे सारा हैगा, अगर आपको यकीन हो तो आप जाके चेक कर सकते हो, इजीली सारा मिल जाएगा पॉइंट्स, ठीक है। ये उसके बाद अगर फ्रेंड्स इसके अंदर हम बात करें तो इसके अंदर में आ जाता है मानव उसको बनाने के बाद कहता है देश के ना राजस्व में वृद्धि होता है। भाई देश के राजस्व, राजस्व मतलब जो देश की आय होती है ना उसकी बढ़ोतरी होती है, राजस्व। अगर मान लो कोई विदेशी कंपनी आता है तो विदेशी कंपनी आया तो विदेशी कंपनी आने के बाद भाई वो राजस्व संसाधन में वृद्धि, देखो कोई विदेशी कंपनी आया तो विदेशी कंपनी आया तो सरकार को हमारे टैक्स पे करेगी, नॉर्मल सी बात है यार। अगर उसने वो यहाँ पे खोलेगा तो वो टैक्स पे करेगी, अलग अलग तरह से रोजगार देगी, ये सब चीज़ें देगी ना, तो उसके कारण से क्या होगा कि भाई हमारे सरकार को फायदा होगा, तो हमारे सरकार की जो खजाने में वृद्धि होगी, राजस्व में वृद्धि होगी, ठीक है, राजस्व संसाधन में वृद्धि होगी। तो यही चीज़ है बस एफडीआई का गुण में, ठीक है। वृद्धि हुई, वृद्धि होने के बाद यहाँ पे आप कहता है कि भाई वृद्धि होगी तो वृद्धि होने के बाद क्या करेगी सरकार, नए नए तरह से जॉब भी लाएगी, और जो कंपनी आई है वो भी क्या देगा, रोजगार देगा, क्योंकि अपने साथ बंदे थोड़ा ना पकड़ के लाएगी, तो हमारे यहाँ से ही बंदे लेगा, हमारे यहाँ से ही तो लोगों को रखेगा ना, तो उससे हमारा फायदा क्या होगा, रोजगार भी मिलेगा। आपको एक इमेजिन करने का, अभी मैं सारा करवाने के बाद ना इमेजिन करने का तरीका बता दूंगा जिससे आप कल्पना करके लिख सकते हो सारा कैसे हो सकता है, ठीक है। रोजगार, अब मान लो कोई कंपनी खुली तो कंपनी खुलने के बाद उसने सरकार को पैसे दिए, तो कंपनी खोली तो वो अपने देश से थोड़ा ना लेकर आएगा बंदे कि भाई मेरे यहाँ पे काम करना है आपको, जहाँ पे मैं खोल रहा हूँ नई कंपनी, चलो वहाँ पे लेकर करते हैं, ठीक है। ऐसा तो होगा नहीं ना, तो आपके देश पे वो निर्भर रहेगा कि पास के बंदे लूंगा तो कम पैसे में हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ें। और इसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर में फ्रेंड्स कि वेतन में वृद्धि होगी। अगर रोजगार देगा तो पता है क्या होता है कि जो रोजगार कर रहे लोग अगर वो विदेशी कंपनी में लगते हैं, आज के समय में बहुत सारे आपने अपने आस पड़ोस में देखा होगा बच्चों को कहते हुए कि हमें भाई एमएनसी कंपनी में जॉब करना है, एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना है, एमएनसी में जॉब करना है, ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ना रोजगार के अवसर ज़्यादा हैं, ठीक है, और ना तन जो सैलरी होता है, वेतन होता है वो ज़्यादा होता है, तो वेतन में वृद्धि भी होगा, ठीक है, क्योंकि वो उसके हिसाब से वो देते हैं, मतलब उस अपने काम के हिसाब से, और दूसरी कंपनी आ रही है विदेश की कंपनियां तो उसके हिसाब से देते हैं, तो वेतन में वृद्धि, ठीक है, वेतन में वृद्धि, तो इस तरह से वेतन में वृद्धि होगा।
और दूसरा इसके अंदर बात करें तो विनिर्माण क्षेत्र में भी विकास होगा। विनिर्माण जो मतलब नई नई टेक्नोलॉजी और अलग अलग तरह के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर में भी विकास होगा। तो विनिर्माण क्षेत्र में भी विकास होगा, विनिर्माण क्षेत्र में, ठीक है, विनिर्माण क्षेत्र में विकास, ठीक है फ्रेंड्स, विनिर्माण क्षेत्रों में भी विकास होगा, इसके अंदर में ये फायदा है। और उसके अगर हम इसके बाद अगर बात करें तो उत्पादन क्षमता में भी बढ़ोतरी होगी। अगर मान लो कोई विदेशी कंपनी आती है तो पहले हमारे देश के अंदर में इतनी उत्पादन क्षमता थी कि सिर्फ ना मान लो 10, अगर कोई कंपनी है वो सिर्फ 10 कॉपी बना सकती है। पर अगर कोई विदेशी कंपनी आई तो टेक्नोलॉजी साथ में लेकर आई तो 10 की थोड़ी ना, टेक्नोलॉजी साथ में लेकर आई है तो एक दिन में 10 थोड़ी ना बनाएगी, 10 दिन में 100 बनाएगी, क्या पता। तो हमारी उत्पादन क्षमता में भी बढ़ोतरी होगी, ठीक है, उत्पादन क्षमता में भी बढ़ोतरी होगी, उत्पादन क्षमता में वृद्धि, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स इसके लाभ थे। अब देखो, अब एक इमेजिन करना कैसे कैसे हो सकता है सारा कुछ। अगर आपने कोई कंपनी खोला तो कंपनी खोलने के बाद आप क्या देखोगे कि यार कंपनी में जहाँ पे खोलूँगा तो उसको पैसे से दूंगा तो उसकी जगह का क्या होगा, आर्थिक विकास होगा। अपनी मशीनें लेके जाऊँगा, तकनीकी विकास होगा। वहाँ पे अगर मेरे कारण क्या होगा, जो भी कंपनियाँ होंगी वो डरेंगी मुझसे, भाई ये नया कंपनी आया तो मुझे भी ना उसके हिसाब से प्रोडक्ट देना होगा। अगर मान लो मेरे जाने से पहले क्या होगा, अगर वो खराब सामान भी दे रहा था ना तो आपको लेना पड़ता था मजबूरी में, क्योंकि आपके पास कोई कॉम्पिटिटर नहीं था उसके पास। पर अब से क्या करेगा, वो अच्छा सामान देगा, तो मतलब प्रतिस्पर्धा होगा मार्केट में, दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन होगा। फिर कॉम्पिटिशन होगा तो उसके बाद ना मुझे कंपनी खोला तो कंपनी में बंदे भी तो चाहिए रखने के लिए, तो रोजगार भी दूंगा, और मतलब लोगों को ट्रेंड भी करूंगा, प्रशिक्षण दूंगा तो राजस्व मतलब सरकार को टैक्स भी पे करना पड़ेगा, तो टैक्स पे करूंगा तो सरकार का फायदा होगा। फिर अगर मान लो मैंने कंपनी खोला, बंदों को मैं ट्रेनिंग दूंगा, तो ट्रेनिंग मतलब रोजगार भी तो दूंगा ना, रोजगार भी तो चाहिए ना, तो लोगों को रोजगार भी, अगर लोगों को रोजगार दूंगा तो उसके हिसाब से मुझे वेतन भी मतलब वृद्धि होगा, वेतन में भी वृद्धि, ठीक है, करना पड़ेगा। फिर विनिर्माण क्षेत्र, अगर जो मैं बना रहा हूँ या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मैं वर्क कर रहा हूँ उसके क्षेत्र में भी मतलब जिस देश में करूंगा उस देश में वहाँ की सरकार को फायदा होगा, विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि होगा, ठीक है। फिर अगर मान लो मैं टेक्नोलॉजी लेकर आया हूँ साथ में, तो अगर एक कॉपी बनाता था पहले जो कंपनी बिना टेक्नोलॉजी के, अब मैं टेक्नोलॉजी के साथ क्या होगा, एक दिन में 10 कॉपी बनाऊंगा, तो उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि होगा। अगर इसके अवगुण के बारे में बात करो, इसके अवगुण के बारे में बात करते हैं, अवगुण के बारे में फ्रेंड्स, तो अवगुण ज़्यादा नहीं है, ठीक है, अवगुण थोड़ा सा ही है, बस आपको अवगुण में थोड़ा बढ़ाकर लिखना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें अवगुण ज़्यादा दे नहीं रखा आपके बुक में, ठीक है। तो अवगुण में पहला आता है कि भाई कि एक कंपनी का किसी बाह्य विदेशी कंपनी का स्वामित्व का खोने का खतरा, मतलब कंपनी का ना स्वामित्व का खोने का खतरा भाई, ठीक है, कंपनी का स्वामित्व खोने का खतरा। फ्रेंड्स राइटिंग पे मत जाना, आप प्लीज़ समझने की कोशिश करना, ऐसे ही ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है, आप अच्छे समझ पाओगे, अगर वर्ड्स से जाओगे तो ज़्यादा अच्छे समझ पाओगे। स्वामित्व का खोने का खतरा मतलब ना, अगर मान लो कोई कंपनी होता है, कई बार वो जाती है दूसरी जगह पे इन्वेस्ट करती है, तो इन्वेस्ट करने के बाद ना वहाँ की जो सरकारें होती है या फिर वहाँ की जो नीति दर होती है, उनके कारण क्या होता है, वो अपनी जो मूल जो नीति है ना या स्वभाव है वो मतलब वो भूल जाते हैं, ठीक है, उसके कारण से उनका नुकसान होता है बहुत ज़्यादा। तो इसमें ये पॉइंट पे हम इसमें बारे में बात करते हैं। इसके अंदर अगर हम आगे बात करें फ्रेंड्स, तो इसके अंदर में अगला पॉइंट आता है, इसके अंदर में बेहतर परिवहन संचार सुविधा का अभाव। भाई कई बार क्या होता है ना, आपके अड़ोसी, मान लो सपोज करो मैंने मतलब मान लो कि आपने कहीं पे कोई मतलब कंपनी खोली, ठीक है, कंपनी खोली और जिस जगह पे खोली ना, तो आपके अड़ोसी पड़ोसी जो उसके अगल बगल के एरिया वाले थे वो उसे ज़्यादा सुविधा दे रहे हैं। आपने एक जगह खोल ली कंपनी और आपके अड़ोस पड़ोस वाले ज़्यादा सुविधा दे रहे, तो मेरा अट्रैक्शन ना आपकी तरफ नहीं रहेगा, उस दूसरी तरफ जाने की कोशिश करेगा कि मैं वहाँ जाऊँ, आपकी कंपनी में यहाँ से बंद करूँ, वहाँ पे जाऊँ, वहाँ पे ज़्यादा सुविधा मिल रही है। ऐसा जगह कोई कंपनी खोलना चाहेगा जहाँ पे कोई सुविधा ना हो? बिल्कुल भी नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं खोलना चाहेगा। तो अड़ोसी पड़ोसी जो देश होते हैं ना, पड़ोसी देश जिनके पास ना ज़्यादा अच्छा सुविधा होता है, साधन सुविधा होती है, तो उनकी तरफ मूव करना, मतलब ना आपके पास संसाधन सुविधा का ना होना एफडीआई को मतलब वो निराश करती है, इस तरह से चीज़ें बताती है इसमें, ठीक है। भुगतान संतुलन का खो जाना, मतलब ना जो एक किसी देश का ना भुगतान संतुलन होता है, ठीक है, भुगतान संतुलन की कितना मतलब बैलेंस शीट, जो बिजनेस वाले जो अकाउंट वाले बच्चे होंगे वो समझ पाएंगे बैलेंस शीट, ठीक है। तो बैलेंस शीट कितना क्या कैसे होता है, मतलब कितना मैनेजमेंट, कितना लिया गया, कितना विदेश से लाया गया, कितना दिया गया, ठीक है। कोई कंपनी अगर आपके देश में निवेश कर रही है तो मतलब क्या, वो अपने देश की करेंसी लेकर आई है। और आज के समय में क्या होता है, व्यापार हम किस में करते हैं, डॉलर में करते हैं। तो इंटरनेशनल मार्केट में क्या क्या चलता है, डॉलर चलता है। अगर कोई कंपनी हमारे देश में आकर व्यापार कर रही है तो क्या लेकर आएगी अपने साथ, डॉलर लेकर आएगी। तो मतलब भुगतान संतुलन में भी ये नुकसान या फायदा का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कई बार सरकारें क्या करती है, जो देसी सरकारें होती है, मतलब घरेलू सरकार होती है, मेजबान जो देश की सरकार होती है, वो क्या करती है,
जो एफडीआई के द्वारा ना, एफडीआई द्वारा जो पे किया गया रुपए होते हैं उसके द्वारा ना वो पे कर देती है दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, उनसे सामान खरीद लेती है या फिर उनको इन्वेस्ट कर देती है, जिसके कारण से क्या होता है उनको बाद में उनको चुकता नुकसान उठाना पड़ता है। तो इस तरह की चीज़ें कमियाँ दिखती हैं। अगर आप अपने बुक से पढ़ोगे एफडीआई का तो ईजी दे रखा है, ऐसे कुछ टफ नहीं है, तो आपको ईजिली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एफडीआई का पूरा ये दे रखा है यहाँ पर, पेज नंबर 13 पे आएगा आपके। ठीक है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स हम बात करते हैं, एक छोटा सा एकदम इसका टॉपिक है एफडीआई के निर्धारक, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के निर्धारक। भाई कैसे कोई व्यक्ति या कोई कंपनी एफडीआई के लिए रेडी होता है, एफडीआई करता है, कैसे करता है? तो सबसे पहले मैं पॉइंट्स बोल देता हूँ, आपके बुक में ही है। ठीक है, तो मैं पॉइंट्स बता देता हूँ। ठीक है, कहता है कि ना जिस देश का बाजार बड़ा हो, अगर किसी भाई अगर मान लो सपोज करो मैं एक कंपनी हूँ, देसी कंपनी हूँ, विदेश, ये सारा अगर देखो क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप बताओगे एफडीआई होता है क्या, ये बताने के बाद ठीक है उसके मैंने 2 पार्ट बताया, 2 पार्ट बताने के बाद इसके गुण और अवगुण बताओगे। ठीक है, 2 पेज 3 पेज ऐसी हो जाएगा। उसके बाद आप बताओगे कि पर मतलब ना निर्धारक, एफडीआई का निर्धारक क्या होता है, कैसे कोई तय किया जाता है कि कहाँ पे मुझे इन्वेस्ट करना है। ठीक है, निर्धारक मतलब क्या होता है, तय करना कि किस तरह से इन्वेस्ट कहाँ पे करना है मुझे। ठीक है, कोई भी कंपनी हो, सपोज करो मैं कंपनी हूँ एक एफडीआई, मेरी कंपनी है खुद की एक एफडीआई। ठीक है, मैं विदेश से आया हूँ और मुझे इंडिया में इन्वेस्ट करना है, तो मैं क्या क्या चीज़ें नोट करूँगा इंडिया में। सबसे पहला देखा जाता है कि उस देश का बाजार कितना बड़ा है, बाजार मतलब कितनी बड़ी मार्केट है, उसके अंदर में इन्वेस्ट कर सकता है नहीं कर सकता, मतलब मार्केट ही ना उस देश में, मतलब मार्केट बहुत छोटी सी हो, तो उसमें निवेश करके मेरा क्या फ़ायदा, मुझे तो नुकसान होने वाला है, क्योंकि जितना मैं लगाऊंगा उससे ज़्यादा मेरा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला व्यक्ति क्या देखता है, बाजार देखता है। ठीक है, बाजार, मैं पॉइंट्स बोलता हूँ, जल्दी जल्दी हो जाएगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी जाने वाली है। ठीक है, मैं जल्दी बोल देता हूँ। सबसे पहले ना कोई भी कंपनी होती है क्या देखता है, बाजार देखता है, कि बाजार देखने से क्या होता है, उस देश का बाजार जितना बड़ा उतना ज़्यादा वो इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, फिर देखता है कि वो आर्थिक रूप से कितना संभव है, मतलब वो आर्थिक रूप से कितना संभव है या फिर कितना निवेश कर सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से मतलब वो देश कितना विकासशील है, मतलब कितना सक्षम है। अगर मान लो कोई देश एकदम मरा सा हो, पाकिस्तान में कोई अभी निवेश करने के लिए क्यों तैयार नहीं है। ठीक है, क्योंकि ना वो बहुत सारे देशों को ऐसा लग रहा है कि अगर पाकिस्तान में मैं निवेश करूंगा, पाकिस्तान की दिवालिया घोषित कर दिया गया या वर्ल्ड बैंक के द्वारा या किसी के द्वारा, मतलब उसको टैक्स, मतलब उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा या किसी आईएमएफ के द्वारा, तो क्या होगा, उनके पैसे डूब जाएंगे। ठीक है, इस कारण से कोई निवेश करना नहीं चाहता, तो वो सबसे पहले चेक करते हैं एफडीआई की कंपनियां कि किस देश में मुझे निवेश करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं कि जनसंख्या भी देखी जाती है, उस देश की जनसंख्या भी देखी जाती है भाई, कि अगर मान लो जनसंख्या अगर उस देश की सही है, अगर वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं तो मैं निवेश करूंगा, तो मतलब मोनोनोन सी बात है, लोग मतलब सामान खरीदेंगे। अगर मान लो मैं ऐसी जगह पे जाके निवेश करूँ जहाँ पे लोग ही नहीं रहते, वहाँ पे जनसंख्या बहुत कम है, तो मेरा फायदा क्या होगा, बिल्कुल भी नाम मात्र का फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि वहाँ लोग नहीं है तो खरीदेगा कहाँ से। तो भारत एक बहुत बड़ा मार्केट बनता है बाकी देशों के लिए जो निवेश करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्या देखते हैं कि मानव संसाधन कितना ज़्यादा है, मतलब मानव संसाधन कहने का मतलब ना महत्वपूर्ण मानव संसाधन, जैसे ना कि मानव के अंदर गुणवत्ता कितनी है। जैसे पता है चीन की अगर बात करूँ, मानव संसाधन यहाँ पे पहले मानव संसाधन होता क्या भी बताता हूँ मैं। देखो मानव संसाधन कहने का मतलब ना, जैसे चीन के अंदर में क्या हुआ, चीन के अंदर में एक लगभग कर दिया गया कि ना 10वीं तक या 9वीं तक, मतलब ना एक कंपलसरी है, 9 साल का पढ़ाई करना पड़ेगा एवरी पर्सन के लिए। ठीक है, वहाँ पे सुविधा दी गई कि 9 साल का ना पढ़ाई करना ही करना पड़ेगा सबके लिए। ठीक है, जिससे क्या हुआ कि उनकी ना जो वो दिखा पाते हैं मानव एफडीआई वालों को, जो भी मतलब विदेशी कंपनी होते हैं उनको दिखा पाते हैं कि देखो हमारे पास ना इतने पढ़े लिखे लोग हैं, अगर आप आओगे निवेश करने के लिए तो आपके पास कंपनी में जो व्यक्ति देंगे हम यहाँ पे, हमारे देश से जो व्यक्ति को आप काम पे लगाओगे वो सारे पढ़े लिखे, सभी लोग पढ़े लिखे होंगे, जिससे क्या होगा, आपका नुकसान नहीं होगा। हमारे भारत में क्या है कि ना आप कोई कंपनी आई या किसी देश में गए, वहाँ पे ना बहुत लोग बेरोजगार हैं या शिक्षित हैं, मतलब पढ़े लिखे नहीं है, तो वो क्या देखेंगे, यार यहाँ पे तो पढ़े लिखे है ही नहीं लोग, अगर मान लो मैं कंपनी खोलूँ वहाँ पे पढ़े लिखे लोगों की जरूरत होगी, तो मैं अपने देश से लेकर आऊँगा तो ज़्यादा पैसे लेंगे, तो मैं यहाँ निवेश क्यों करूँ, इससे अच्छा मैं अपने देश में नहीं कर लूँ। तो ये भी मानव संसाधन भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एफडीआई के लिए। ठीक है, उसके बाद कहता है कम श्रम लागत। भाई कम श्रम लागत भी ना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कम श्रम लागत मतलब ना कि अगर मान लो मुझे ना लेबर्स की जरूरत है, ठीक है, तो लेबर की जरूरत है और वो बहुत लेबर महंगे मिलते हैं, सपोज करो लेबर ना बहुत महंगे मिलते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा चार्जेस लेते हैं, तो अगर बहुत ज़्यादा चार्जेस लेते हैं तो यार कोई भी एफडीआई वाली कंपनी तो देने से रही, बोली यार इतना ज़्यादा दूंगा, इससे अच्छा मैं अपने देश में निवेश करूँ या किसी और देश को चुनूंगा निवेश करने के लिए। ठीक है, तो वो कम श्रम लागत भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, उसके बाद बात कहता है कि ना इसके बावजूद विदेश की जो इंफ्रास्ट्रक्चर होती है, जैसे आर्थिक विकास, ठीक है, आर्थिक विनिमय, निवेश प्रणाली, उदारीकरण, मतलब जो लचीला कार्यान्वयन, मतलब और भी पता है क्या करती है सरकारें एफडीआई को अट्रैक्ट करने के लिए, कर कम कर देती है। ठीक है, कर कम कर देती है, उन्हें नए नए तरह के संसाधनों उपलब्ध करवाने की भरोसा दिलाती है, रिसोर्स मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स, हाँ रिसोर्स भी, संसाधन भी एफडीआई को आकर्षित करती है। याद आ गया फ्रेंड्स।
देखो संसाधन भी ना, अगर मान लो आपके पास कोई प्राकृतिक संसाधन है तो उसके कारण भी एफडीआई आपकी तरफ आकर्षित होती है। जैसे देखो सऊदी अरेबिया, ठीक है, दुबई, ईरान, ये सब जो चीज़ें क्या है वहाँ पे ना उनके पास तेल के संसाधन है, ठीक है, तेल के कुएं, तेल के कुएं हैं, संसाधन है। तो तेल के संसाधन होने के कारण क्या है कि जो विदेशी कंपनियां जो तेल मार्केट वाली हैं वो बहुत ज़्यादा उनकी तरफ आकर्षित होती है, क्योंकि वहाँ पे तेल के भंडार है, ठीक है। पर हमारे भारत में क्या है, उस तरह की चीज़ें नहीं है, तो उस तरह की कंपनियां नहीं आ सकती। तो मतलब अगर आपके जो भी जिस देश में इन्वेस्ट करते हैं तो देखते हैं कि ये सब चीज़ें हैं या नहीं है, बाजार बड़ा होना चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, मानव संसाधन होना चाहिए, कम श्रम लागत होना चाहिए, कर सरकार खुद ही कम कर देती है जब देखती है कि हमारे पास नहीं आ रहे विदेशी निवेश, तो कुछ छूट देती है सरकार, ठीक है, रियायत देती है, संसाधन होने चाहिए, प्राकृतिक संसाधन होने चाहिए। तो फ्रेंड्स ये सब था आपका वीडियो, मैंने इतना लगभग बनाने की कोशिश किया है, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप और भी अगर कोई डाउट हो तो आप बता सकते हो, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। जितनी जल्दी जल्दी हो सके। संडे को आपका एग्जाम है तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। और फ्रेंड्स आप अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों, जिसको भी हो सके आप अपने शेयर कीजिए वीडियो, प्लीज़ शेयर कीजिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।